सिर्फ 7 देश, पेरिस का वो छोटा सा कमरा और एक ऐसा सपना जिसे एक बॉल के पीछे पूरी दुनिया को दीवाना बना दिया। मैं बात कर रही हूँ फुटबॉल की, जिसको कई देशों में सॉकर भी कहा जाता है। तो आ गया है फीफा वर्ल्ड कप, जो सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं है बल्कि 400 करोड़ लोगों का एक जुनून है। तो चलिए चलते हैं इस खेल के महाकुंभ में डुबकी लगाते हैं और जानते हैं फुटबॉल की हिस्ट्री के बारे में, इतिहास से जुड़े हैरान कर देने वाले तथ्य को, और साथ में ही कैसे एक साधारण सा खेल पूरी दुनिया की संस्कृति, राजनीति और अर्थव्यवस्था को हिला देने वाली ताकत बन गई है। और साथ में ही हम जानेंगे कैसे 1950 में विश्व कप के दरवाजे तक पहुंचकर भी भारत अपना सपना पूरा नहीं कर पाया। इस सफर के अंत में फिर हम मिलेंगे उन छुपे हुए दिग्गजों से, भूले बिसरे नायकों से और उन ऐतिहासिक घटनाओं से जिन्होंने हमारे फुटबॉल को सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि जश्न बना दिया है। तो पहले पता करते हैं कि आखिर ये खेल आया कहाँ से। हालांकि बहुत सी सभ्यताओं में बॉल गेम्स खेले जाते थे, लेकिन इतिहासकार मानते हैं फुटबॉल का सबसे ओल्डर वर्जन 2000 साल पहले एंशिएंट चाइना में खेला जाता था, जिसको ये लोग तुश्जू के नाम से जानते थे। लेकिन एंशिएंट चीन में फुटबॉल को सिर्फ एक खेल की तरह नहीं देखा गया। इसको शाही वैभव, मिलिट्री ट्रेनिंग और कुछ रहस्यमय बातों के साथ में भी जोड़ा गया है। 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व से जुड़ी एक पुरानी कथा के अनुसार येलो एम्पायर हुआंगदी ने अपने प्रतिद्वंदी चियू को हराने के बाद उसके शरीर से जुड़ी एक प्रतीकात्मक गेंद बनवाई और अपने सैनिकों को उसे पैरों से मारने का आदेश दिया था। सच कहें तो यह कहानी सुनने में जितनी अजीब लग रही है उतनी विचित्र सुनाने में लग रही है, लेकिन इतिहासकार इसे एक लोक कथा मानते हैं, ना कि कोई स्थापित ऐतिहासिक तथ्य। खैर, जो बात पूरी तरह से प्रमाणित है वह यह है कि एंशिएंट चीन में तुश्जू सिर्फ एक मनोरंजन का साधन नहीं था, बल्कि वॉरिंग स्टेट्स पीरियड के दौरान सैनिकों की शारीरिक क्षमता बढ़ाने और पैरों की ताकत को परखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। और जब क्वीन तथा हैन राजवंशों के तहत एकीकृत चीन का उदय हुआ, तब यही खेल राजमहलों तक पहुंच गया। कहा जाता है कि 206 ईसा पूर्व में हान राजवंश के पहले सम्राट ने अपने महल में एक स्पेशल तुश्जू कोड बनवाया था, जिसके बाद यह खेल राजाओं, सैनिकों और आम जनता तीनों के बीच बहुत लोकप्रिय हो गया था। लेकिन जितने दिलचस्प तुश्जू की शुरुआत थी, उतना ही इसका ड्रामेटिक एंड। सैकड़ों वर्षों तक चीन का सबसे लोकप्रिय खेल तुश्जू एक ऐसे दौर से गुजरा जब वह लगभग इतिहास के पन्नों से गायब ही हो गया था। मिंग वंश के दौरान सम्राट होंगवू ने इस खेल पर बैन लगा दिया था। उनका मानना था कि सैनिक और आम लोग खेल में जरूरत से ज्यादा समय बर्बाद कर रहे हैं, जिससे उनके काम में और सैन्य प्रशिक्षण पर असर पड़ रहा है। धीरे धीरे इस खेल का नाम जुए और अन्य असामाजिक तत्वों के साथ में जुड़ने लगा और समाज के विद्वानों ने इसको पूरा बैन कर दिया। और इसी के साथ जहां पर इस खेल का जन्म हुआ, वहीं से इसका पतन शुरू हो गया था। विडंबना देखिए, जिस चीन को हमारे फुटबॉल का जन्म स्थान माना जाता था, जहां से उसकी जड़ें शुरू हुई, आज मॉडर्न फुटबॉल की इंडस्ट्री में उसका स्थान ना के बराबर है। फुटबॉल की जड़ें जिस चीन से जुड़ी हुई थी, आज वही देश मॉडर्न फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में लगभग ना बराबर है। चीन अब तक सिर्फ एक बार 2002 में फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर पाया था, लेकिन उस टूर्नामेंट में वे एक भी मैच नहीं जीत सका और ना ही एक भी गोल कर पाया, और तब से लेके आज तक दोबारा विश्व कप के मंच पर वापसी ही नहीं कर पाया। शायद यही इतिहास का सबसे बड़ा व्यंग्य है। जिस धरती पर फुटबॉल की पहली कोपले फूटी, वह आज इस खेल की सबसे बड़ी महफिल में सिर्फ एक दर्शक बनकर रह गया। वैसे जब दर्शकों की बात हो ही रही है, तो अब जरा उन देशों के दर्शकों की बात करते हैं जिन्होंने फुटबॉल को सिर्फ 90 मिनट का खेल नहीं बल्कि अपनी पहचान, संस्कृति और जुनून बना लिया है। तो चलिए जानते हैं उन देशों के बारे में जहां फुटबॉल उनकी नसों में बहता है। ब्राजील। अगर दुनिया में फुटबॉल की राजधानी चुननी हो तो शायद सबसे पहला नाम ब्राजील आएगा। यहाँ बच्चे चलना सीखने से पहले बॉल को किक मारना सीख जाते हैं। पेले से लेके नेमर तक फुटबॉल ने इस देश को सिर्फ वर्ल्ड कप ही नहीं बल्कि एक पहचान दी है। और यही वजह है कि ब्राजील आज तक
हर एक फीफा वर्ल्ड कप में खेलने वाला दुनिया का इकलौता देश है। आगे चलते हैं हम अर्जेंटीना पे, जहां जीत पूरे देश का त्योहार बन जाता है। अर्जेंटीना में फुटबॉल सिर्फ कुछ मिनटों का खेल नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाओं का दूसरा नाम है। 2022 में वर्ल्ड कप जीतने के बाद लाखों लोग सड़कों पर उतर आए थे। मैराडोना और मेसी जैसे खिलाड़ियों को यहाँ पर सिर्फ खिलाड़ी नहीं बल्कि नेशनल हीरोज बोला जाता है। इंग्लैंड, जहाँ मॉडर्न फुटबॉल का जन्म हुआ। अगर चाइना ने फुटबॉल की हमको पहली झलक दिखाई थी, तो इंग्लैंड ने उसको दोबारा से आधुनिक रूप दिया। 1863 में यही फुटबॉल एसोसिएशन बनी और दुनिया को मॉडर्न फुटबॉल के रूल्स मिले। लेकिन आपको एक दिलचस्प बात बताऊं, 1904 में जब फीफा की स्थापना हुई, तब फुटबॉल के जनक माने जाने वाले इंग्लैंड ने इसको ज्वाइन नहीं किया था। उनको ऐसा लगता था कि जिस खेल का जन्म ही हमने दिया, उनको इस फीफा वर्ल्ड कप में इन्वॉल्व होने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन इस गलती का एहसास उनको बहुत जल्दी हो गया। 1905 में इन्होंने फीफा वर्ल्ड कप को ज्वाइन कर लिया और बन गए इनके सदस्य। इंग्लैंड की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। आज जब भी इंग्लैंड की टीम किसी बड़े टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करती है, तो पूरे देश में एक फ्रेजेस गूंजने लगती है, इट्स कमिंग होम। इस फ्रेज की शुरुआत 1996 में हुई थी, जब इंग्लैंड ने UEFA यूरो की मेज़बानी की थी। उस समय रिलीज हुए एक गाने थ्री लायंस में यह लाइन गाई गई थी। गाना इतना फेमस हुआ कि आज भी हर बड़े टूर्नामेंट में जैसे ही इंग्लैंड अच्छा खेलना शुरू करता है, लाखों अंग्रेज एक ही उम्मीद के साथ यही गाने को गाते हैं, इट्स कमिंग होम। यानी फुटबॉल अपने जन्म स्थान इंग्लैंड पर वापस आ रहा है। नेक्स्ट देश है जर्मनी। जर्मनी ने दुनिया को सिखाया कि सिर्फ प्रतिभा नहीं बल्कि अनुशासन, स्ट्रेटजी, ये भी हमको वर्ल्ड कप जिता सकती है। यही वजह है कि जर्मनी 4 बार विश्व विजेता बन चुका है। दिल्ली से भी कम आबादी वाला यूरुग्वे दुनिया का पहला वर्ल्ड चैंपियन बना था। लगभग 35 लाख की आबादी वाले इस देश ने 2 वर्ल्ड कप को जिताया है और ये साबित कर दिया है सफलता सिर्फ जनसंख्या से नहीं बल्कि व्यवस्था और जुनून से आती है। अब आते हैं महज 40 लाख की आबादी वाले क्रोएशिया में। 2018 वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंच गया। यह कहानी है कि सपने बड़े हो तो देश का आकार मायने नहीं रखता। लेकिन इन सब कहानियों के बीच एक कहानी और है, 140 करोड़ लोगों के देश भारत की कहानी, जहां क्रिकेट एक धर्म बन गया और फुटबॉल का वर्ल्ड कप खेलने का सपना आज भी अधूरा है। आज भले ही भारत वर्ल्ड कप का एक भी मैच नहीं खेल पाया हो, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब भारतीय फुटबॉल को एशिया का महाशक्ति माना जाता था। 1950 से 1960 तक का दशक भारतीय फुटबॉल का गोल्डन एरा था और इस सुनहरे दौर के पीछे थे कुछ ऐसे दिग्गज जिनके बारे में आज बहुत कम लोग जानते हैं। भारतीय फुटबॉल के इतिहास के पन्ने पलटिए और आपको एक नाम बार बार सुनाई देगा, सैलन मान्ना। 1953 में जब पेले ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल को कदम भी नहीं रखा था, तब इंग्लैंड फुटबॉल एसोसिएशन ने सैलन मान्ना को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कप्तानों में शामिल किया था। जिस खिलाड़ी को आज भारत का मिस्टर फुटबॉल कहा जाता है, वही सुनील छेत्री सैलन मान्ना को एक लीजेंड मानते थे। तो चलिए मिलाती हूँ आपको इन दिग्गजों से। पीके बैनर्जी। अगर भारत का अपना मैराडोना या मेसी कोई था तो वह थे पीके बैनर्जी। 1960 रोम ओलंपिक्स में फ्रांस के खिलाफ उनके गोल को भारतीय फुटबॉल के सबसे यादगार पलों में से गिना जाता है। चुन्नी गोस्वामी, एक ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने फुटबॉल और क्रिकेट दोनों में बंगाल का प्रतिनिधित्व किया था। उनकी कप्तानी में भारत ने 1962 एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीता था। फिर आते हैं एक जादूगर कोच, सैयद अब्दुल रहीम, भारतीय फुटबॉल के इस स्वर्णिम युग का सबसे बड़ा हीरो। ये मैदान में नहीं बल्कि मैदान के बाहर खेलते थे। कोच सैयद अब्दुल रहीम को भारतीय फुटबॉल का आर्किटेक्ट भी कहा जाता था। उन्हीं की रणनीति और नेतृत्व में भारत ने 1951 में एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। 1956 ओलंपिक के सेमीफाइनल तक पहुंचा। 1962 एशियन गेम्स में फिर से गोल्ड मेडल जीता। आज की पीढ़ी के लिए यह बात बहुत हैरान करने वाली होगी, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब भारतीय फुटबॉल को ब्राजील ऑफ एशिया कहा जाता था।
लेकिन इतिहास का सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर भारत ब्राजील ऑफ एशिया था तो आज क्यों वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी महफिल में सिर्फ एक दर्शक बनकर रह गया है। भारत का फुटबॉल की दुनिया से धीरे धीरे दूर हो जाना कोई एक दिन का हादसा नहीं था, बल्कि यह कई घटनाओं, गलत फैसलों और बदलती दुनिया के साथ कदम ना मिला पाने की एक लंबी श्रृंखला थी। पहला झटका सैयद अब्दुल रहीम के निधन के समय हुआ। 1963 में भारतीय फुटबॉल के महान कोच सैयद अब्दुल रहीम का निधन हो गया। कई इतिहासकार मानते हैं कि उनके साथ ही भारतीय फुटबॉल के स्वर्णिम युग का भी अंत शुरू हो गया। जो भारत कभी एशिया की सर्वश्रेष्ठ टीमों में गिना जाता था, वह आधुनिक फुटबॉल की रफ्तार के साथ कदम ही नहीं मिला पाया और धीरे धीरे विश्व फुटबॉल की दौड़ में पीछे होता चला गया। ना मैदान बढ़े, ना खिलाड़ी, और फिर आया क्रिकेट का ब्लास्ट। भारत की क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत ने देश के खेलों की तस्वीर ही बदल दी। मीडिया, पैसा, स्पॉन्सर और करोड़ों युवाओं के सपने अब धीरे धीरे क्रिकेट की ओर मुड़ गए थे। फुटबॉल, जो कभी एशिया की सबसे मजबूत टीमों में गिने जाने वाले हमारे भारत की एक पहचान थी, वह अब धीरे धीरे कुछ राज्यों तक सिमट कर रह गई थी। लेकिन फुटबॉल बाकी अन्य देशों में उसी जुनून से चल रहा था। 1930 में शुरू हुई यह यात्रा आज 200 से अधिक देशों तक पहुंच चुकी है, लेकिन करीब 100 साल बाद भी एक चौंकाने वाला तथ्य नहीं बदला। आज तक सिर्फ 8 देशों ने ही फीफा वर्ल्ड कप जीतने का गौरव हासिल किया है। वे 8 देश हैं: ब्राजील 5 टाइम्स, जर्मनी 4 टाइम्स, इटली 4 टाइम्स, अर्जेंटीना 3 टाइम्स, फ्रांस 2 टाइम्स, यूरुगे 2 टाइम्स, इंग्लैंड 1 एंड स्पेन 1। बाकी दुनिया अब भी उस सपने के पीछे भाग रही है। अब समय है उन 5 फैक्ट्स के बारे में जिन्हें सुनकर शायद फुटबॉल लवर्स गूगल करने के लिए मजबूर हो जाएं। नंबर 1, सबसे इंटरेस्टिंग बात, जिस पाकिस्तान ने आज तक कभी फीफा वर्ल्ड कप में नहीं खेला, उसी के सियालकोट शहर में दुनिया की लगभग 70% हैंड स्टिच फुटबॉल बनाई जाती है। 2014 से लेकर 2026 तक वर्ल्ड कप में इस्तेमाल होने वाली कई ऑफिशियल बॉल्स भी यहीं बनी है। फैक्ट नंबर 2, क्या आप जानते हैं फीफा वर्ल्ड कप की ओरिजिनल जूलियस रिमेट ट्रॉफी 1983 में ब्राजील से चोरी हो गई थी। माना जाता है कि चोरों ने असली सोने की उस ट्रॉफी को पिघलाकर बेच दिया था। शायद यही वजह है कि आज विजेता टीम को असली ट्रॉफी सिर्फ मैदान पर जश्न मनाने के लिए दी जाती है। उसके बाद फीफा उसे वापस ले लेता है और देश अपने साथ सिर्फ सोने की परत चढ़ी हुई एक रेप्लिका को लेके जाता है। फैक्ट नंबर 3, भविष्यवाणी करने वाले ऑक्टोपस पॉल, इसको तो आप जानते ही होंगे। 2008 यूरो कप में करीब 80% सही भविष्यवाणी करने के बाद 2010 फीफा वर्ल्ड कप में पॉल पूरी दुनिया का सुपरस्टार बन गया था। उसे जर्मनी के सभी 7 मैच समेत फाइनल तक की सभी 8 भविष्यवाणी बिल्कुल सही साबित की थी। लेकिन जब पॉल ने भविष्यवाणी की कि जर्मनी सेमीफाइनल में स्पेन से हार जाएगा, तो कई जर्मन फैंस इतने नाराज हो गए कि उन्होंने मजाक में उसे पॉल सूप बना के पी जाने की धमकियां भी दी गई थी। लेकिन तब स्पेन के प्रधानमंत्री ने मजाक में उसकी सुरक्षा के लिए स्पेनिश कमांडोज भेजने की बात भी रखी थी। उधर स्पेन की जीत के बाद वहां के एक शहर ने पॉल को मानद नागरिकता दे दी और शायद इतिहास में पहली बार और आखिरी बार किसी ऑक्टोपस की सुरक्षा एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गई थी। नंबर 4, जब एक ही मैच 2 अलग अलग बॉलों से खेला गया। फुटबॉल इतिहास का सबसे अनोखा वर्ल्ड कप। कहा जाता है कि मैच से पहले ही दोनों टीमों में विवाद उठ गया था कि कौन सी बॉल से खेला जाए। दोनों देश अपनी अपनी बॉल को बेहतर मानते थे। स्थिति इतनी खराब हुई कि फीफा को बीच का रास्ता निकालना पड़ा। तय ये हुआ हाफ मैच अर्जेंटीना की बॉल से होगा और दूसरा हाफ यूरुग्वे की बॉल से। और मजेदार बात यह है कि पहले हाफ तक अर्जेंटीना ने बढ़त बना के रखी थी, लेकिन जैसे ही दूसरे हाफ में यूरुग्वे की बॉल आई, उन्होंने वापसी करते हुए मैच 4-2 से जीत लिया और पहला वर्ल्ड कप के विनर बन गए। और इस तरह इतिहास के पहले वर्ल्ड कप फाइनल में एक नहीं 2 बॉलों से खेलने की एक अलग ही कहानी बन गई। नेक्स्ट है ओवर कॉन्फिडेंस की कहानी। 1938 के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में ब्राजील का मुकाबला इटली से होना था। ब्राजील के कोच और खिलाड़ी अपनी जीत को लेकर इतने पक्के थे
कि उन्होंने मैच शुरू होने से पहले ही फाइनल की पेरिस जाने की फ्लाइट टिकट बुक करा दी थी। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने स्टार खिलाड़ी लियोनिदास को यह सोचकर आराम दे दिया कि उन्हें फाइनल के लिए बचा के रखना है। नतीजा यह हुआ कि इटली ने ब्राजील को 2-1 से हरा दिया। ब्राजील के खिलाड़ियों को उसी बुक की हुई फ्लाइट टिकट से सिर्फ मैच देखने के लिए पेरिस जाना था। फीफा वर्ल्ड कप आज सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट है, जिसकी ग्लोबल रीच और पॉपुलैरिटी किसी भी अन्य खेल से कहीं ज़्यादा है। कहा जाता है कि इसकी ब्रांड वैल्यू और इकोनॉमिक इम्पैक्ट अरबों डॉलर में है। हर वर्ल्ड कप के साथ टूरिज्म, ब्रॉडकास्टिंग, स्पॉन्सरशिप, मर्चेंडाइज मिलाकर यह एक ग्लोबल इकोनॉमी का एक मैसिव बूस्ट देता है। 200 से ज़्यादा देश, 4 अरब से ज़्यादा दर्शक और एक ऐसी ट्रॉफी जिसके लिए पूरी दुनिया हर 4 साल बाद फिर से एक हो जाती है। लेकिन इन नंबर से भी बड़ा है इसका इम्पैक्ट, इमोशन का, जुनून का और एक ऐसे सपने का जो हर देश अपने दिल में रखकर मैदान में उतर जाता है। और शायद यही वजह है फीफा वर्ल्ड कप एक खेल नहीं बल्कि एक जश्न है। तो चलिए इस जश्न में हम भी घुल जाते हैं। तो चलिए आप बताइएगा कि फीफा वर्ल्ड कप में आपकी फेवरेट टीम कौन सी है। तब तक हम चलते हैं अपने अगले अनकॉमन सफर पर।